नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है मनीष तक की इस नई वीडियो में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है। इन्हीं शब्दों में से एक है गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक स्टेट है। यानी भारत का हेड ऑफ स्टेट एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। भारत में इसी पद को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आज वीडियो में हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये खबर में क्यों रहा है। फिर हम देख लेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या-क्या है। फिर हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव और इनका निर्वाचक मंडल क्या होता है और इनका अप्रत्यक्ष चुनाव ही क्यों होता है। फिर हम चुनाव की विधि के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर हम ये देख लेंगे कि अगर राष्ट्रपति के लिए कोई आवेदन करता है तो उसको न्यूनतम कितने मतों की आवश्यकता रहती है और उसको मतलब कितने वोटों से उनकी जीत हो जाएगी। फिर अंत में हम एक प्रश्न की बात कर लेंगे। प्रश्न आपका प्रीलिम्स से संबंधित होगा और इस पूरे वीडियो में बताए गए तथ्यों के अनुसार आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये पूरा खंड आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। इसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था, संसद, संघवाद, चुनाव आदि खंडों से जोड़कर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये खबर में यानी न्यूज़ में क्यों रहा है। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल एक्सप्लेन्ड से इसे उठाया है और इसमें ये कहा गया है कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 जुलाई को नए प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होने वाला है। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है। इसे संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। फिर आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि चुनाव में मतदान कौन करेगा, मतलब इनका कौन-सा निर्वाचक मंडल होगा। और आर्टिकल 55 चुनाव की विधि के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों में मतदान किया जाएगा। फिर हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 56 में ये बताया गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ये पद धारण करेगा। धारण करने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 57 में ये बताया गया है कि ये कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी इनकी कोई समय सीमा नहीं है कि ये उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसा कि अमेरिका में आप सबको पता है कि एक राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता को दर्शाता है, यानी कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह लोकसभा और राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा और राष्ट्रपति के पद पर होते हुए उन पर कोई केस नहीं चला सकते। वेतन भत्ता और उनमें सब में कोई हानिकारक कटौती नहीं हो सकती, यानी उसको कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया को बताता है। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 जो संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके अनुसार बताया गया था कि इसके अंदर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की आवश्यकता होगी और यानी कुल मिला के अगर राष्ट्रपति के लिए कोई उम्मीदवार अपना आवेदन भरता है तो उसको कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे चाहिए होंगे उनके निर्वाचन मंडल में से जो उनका सपोर्ट करते हो। और राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा और भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जैसे लोकसभा सदस्यों के और राज्यसभा के सदस्यों के, विधानसभा के सदस्यों के, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सब का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव ही क्यों होता है और इनके निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव में संसद के सदस्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा के जो निर्वाचित
सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य हैं वो इनमें भाग नहीं लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 और लोकसभा के 2 सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 1992 के 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें कुल 4809 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें संसद से 776 सदस्य हैं, यानी लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233 और विधानसभा से 4033 सदस्य। एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि जिन राज्यों में विधान परिषदें होती है वो भी इसमें हिस्सा नहीं होती है, यानी सिर्फ निर्वाचित सदस्य, वो भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य। अब हम चुनाव की विधि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें सांसद और विधायक दोनों का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे विधायक के मत मूल्य का हम बात करें तो जैसे एक कोई किसी राज्य की टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फिर उसमें हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड नंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उस विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं उनका भाग देते हैं और फिर उसको 1/1000 से गुणा करते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जैसे राजस्थान की माना कि 7 करोड़ जनसंख्या है, तो 7 करोड़ जनसंख्या में हम टोटल वहाँ के एमएलएज हैं उनकी संख्या 200 है, तो हम 7 करोड़ में 200 को भाग देंगे और उसको 1/1000 से गुना करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो एक विधायक का मत मूल्य होगा। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्य की जनसंख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार मानी जाएगी और इसमें जितना बड़ा राज्य होगा उतना उसका मत मूल्य अधिक होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 208 एक विधायक का मत मूल्य बनता है, जबकि सिक्किम में सिर्फ 7 का ही मत मूल्य बनता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मूल्य लगभग 5.43 लाख है और सांसद के मतों का कुल मूल्य विधायकों के मतों के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर कुल मूल्य विधायकों का 5.43 लाख है तो सांसदों का भी 5.43 लाख ही होना चाहिए। और एमपी के वोट का मूल्य निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी सभी राज्यों के एमएलए का जो मत है उन सबको जोड़ दिया जाता है और उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज है जो निर्वाचित हुए हैं, उनसे उनका भाग दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता है, यानी अगर कोई राष्ट्रपति के लिए आवेदन करता है तो उसको न्यूनतम कितने मत की आवश्यकता रहेगी जिससे वो उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो आपको पता होगा कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पट्टी का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, हालांकि वह मत हस्तांतरणीय होता है। यानी अगर कोई उन्होंने प्रथम रैंक में जिस उम्मीदवार को मत रखा है, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उन्होंने जिस रैंक पे दूसरे उम्मीदवार को रखा है तो वो उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल इसमें पद्धति को अपनाया गया है। सभी उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं। जीत के लिए वैध मतों के कुल मूल्य का आधे से अधिक प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे कोटा कहा जाता है। कोटा यानी मतलब एमपी और एमएलए के दोनों के मतों को जोड़ दिया जाता है, फिर उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी मिनिमम उनको वो हासिल करनी होगी। मतों की गिनती राउंड में होती है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, वो एकमात्र उम्मीदवार थे जो दूसरे राउंड में चुने गए थे। वीवी गिरी ही एकमात्र उम्मीदवार थे जो दूसरे राउंड में चुने गए थे। बाकी सभी राष्ट्रपति प्रथम राउंड में ही उनका निर्वाचन हो गया था। एक इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून जो 10th शेड्यूल में है, वो लागू नहीं होता है। और एक ये तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा कि जो छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, वो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित थे। निर्विरोध निर्वाचित इसलिए थे क्योंकि उस समय लगभग 37 आवेदकों ने आवेदन किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने 36 जो दूसरे आवेदक थे उन सभी का आवेदन पत्र था उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब ये बहुत सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था जिसके चलते नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया की बात। अब एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न यही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और यह 2018 में यूपीएससी के प्रश्न पत्र में आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है
और दूसरा कथन ये था कि लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक और नहीं दो। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है, वे आपको समझ में आए होंगे और आपके प्रश्न पत्र में कोई भी इससे संबंधित सवाल आता है, तो उसे आप हल कर सकेंगे। धन्यवाद।